नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात के अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शाहिद, सबसे पहली खबर जो आज की है, लोकल खबर जो है तेलंगाना की, वो ये है कि कल जैसे टीटीडी के जो नए चीफ बने हैं, उन्होंने बोला था कि हम यहाँ से मंदिर से जो है जो भी मतलब जो नहीं है हिंदू, जो और समुदाय के लोग हैं, उनको हम यहाँ से बाहर करेंगे। उनको या तो मतलब वहाँ की जो सरकार है उससे बोल करके कोई और काम दिलवाएंगे या फिर उनको भी आरएस दे देंगे, मतलब उनको क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, कहीं और ट्रांसफ़र नहीं, वीआरएस का मतलब होता है उनको छुट्टी दे देंगे, मतलब वो जो है कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे उससे। तो अब इस पे जो है यहाँ के जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड में सभी मतलब जो और भी यहाँ पे वो हैं धर्म, उनके लोगों को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वहीं टीटीडी के जो चीफ हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ से यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को ही रखेंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये न्यूज़ कल से ही और ज़्यादा सुर्खियों में बनी है जब से टीटीडी के जो अध्यक्ष हैं, हालांकि वो एक न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं, उनको वहाँ का जो मंदिर है उसका अध्यक्ष बनाया गया। मंदिर के जो अध्यक्ष बने उसके बाद से सबसे पहला उनका काम यही था, उन्होंने यही कहा कि सबसे मेरी पहले की प्राथमिकता है तो वो ये है कि जो यहाँ पे जो गैर हिंदू हैं उनको काम करने नहीं दिया जाए, जो मुस्लिम नहीं है। अल्पसंख्यक की बात सामने आ रही है। उसके बाद अब आज जो असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं, और उसी में साफ तौर पे इन्होंने 2 चीज़ों का खास तौर पे जिक्र किया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने हिंदू बंदोबस्ती का जिक्र किया कि कहा है कि एक तरफ आप तो वक्फ बोर्ड जो है वो ला रहे हैं और उसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी आप शामिल करने की बात कर रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को भी हम शामिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना के बगल में रियासत है, कि वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने 2 बात किया। एक तो उन्होंने बात ये की थी कि हम कहीं ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो मंदिर का अंदर जो कैंपस है उसके अंदर जो हिंदू हैं वो काम करें, और जो लोग हैं हम गवर्नमेंट से बात करके उसको जो मंदिर का बाहर का जो कामकाज है या और कहीं ट्रांसफर करेंगे, या अभी आपने जिक्र किया एमबीएस देंगे। लेकिन अभी जो ओवैसी ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आखिरकार जब एक आप ऐसे कानून ला रहे हैं, वक्फ बोर्ड आप बिल बना रहे हैं, उसमें आप ये दावा करें कि जो वक्फ की हुई संपत्तियां हैं उसमें जो गैर मुस्लिम है और जो मुस्लिम है दोनों को शामिल करते हैं, उसके बाद वहाँ उसका रोड मैप तैयार होगा, उसमें जो वक्फ हो चुके हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरफ तो आप उसमें मुस्लिम और गैर हिंदू दोनों को लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो हिंदू बंदोबस्ती है उसमें आखिरकार कोई मुस्लिम क्यों नहीं है। और वही अभी जिस तरह से टीटीडी की जो अध्यक्ष है उनका बयान सामने आया है, तो इस पे काफी सियासत गरमा गई है, और इससे कहीं ना कहीं जो दोहरा नीति है वो साफ जाहिर हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखे थे आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, वो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानात नहीं देते हैं जो हिंदू मुस्लिम से मतलब, लेकिन वहाँ पे तो तोड़ने वाली बात। मुख्यमंत्री वही हैं, और इन्होंने भी कहा कि हम सरकार से मिलेंगे, सरकार से मिलने के बाद से वहाँ की जो अपनी जो उनकी जो योजनाएं हैं वो सामने रखेंगे। लेकिन 2 से 3 दिन बीते हो चुके हैं और अभी तक मुख्यमंत्री का भी बयान इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आना अपने आप में ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं या तो मुख्यमंत्री दबाव में है या अंदरूनी कुछ उनके बीच चल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए हैं उसमें ये हो सकता है कि भाई मंदिर के अंदर, क्योंकि ये मामला प्रसाद से शुरू हुआ था, प्रसाद में कुछ जानवरों की चर्बी का सैंपल दिया गया था, तो अभी उस जांच कमेटी जो बैठी भी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्या सच में जो जानवर की चर्बी की बात की जा रही थी वो है या नहीं। हालांकि देखा गया कि जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू उन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जैसे उन्होंने मीडिया के सामने आया। जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन पे कई तरह के आरोप लगे, उन्होंने भी ये कहा कि ये बस एक मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, और हालांकि अभी इस पे एसआईटी भी जांच कर रही, तो अभी साफ तौर पे जाहिर नहीं हुआ कि क्या सचमुच में चर्बी के जानवर थे या नहीं। अगर चर्बी के जानवर, माफ कीजिए, जानवर की चर्बी थे भी, तो उसमें आप समुदाय को जोड़कर आखिरकार ये आपका क्या नजरिया है कि आप अब उसको किसी खास समुदाय पे ढकेलना चाहते हैं, या फिर अभी जो आपका बयान सामने आया उसमें आप ये कह रहे हैं कि मंदिर का जो परिसर है, जो अंदर है, उसमें सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जब ये मामला उठा चर्बी वाला, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह आपने बोला है कि फटकार लगाई थी कि जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो
तब तक आपको मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अभी चीफ बने हैं टीडीडी के, वो भी एक मीडिया संस्थान चलाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से ये भी देखा जा रहा है कि ये जो चीज़ें हुई थी इस दौरान, जगनमोहन रेड्डी सरकार जो पहले थी उसको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने के लिए और ये सब चीज़ें बनाई गई थी, इसमें भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि जब से इनको बनाया गया है अध्यक्ष, तब से कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये एक जो है देखा जाए तो वो हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, ठीक है। और जिस तरह उन्होंने बोला, जगनमोहन रेड्डी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ाम झूठे लगाए गए हैं, इन पे हम खुद ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे जो इसकी जांच चल रही है उस पे एक वो आए, सामने रिपोर्ट आए। लेकिन वही अगर हम चलते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जो दोनों मतलब जो वहाँ के दो वो हैं गठबंधन, महायुति और एनडीए, उससे टूट करके इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने नॉमिनेशन दिया है। तो ये भी अब चीज़ सामने आ रही है कि इन 50 लोगों से वहाँ की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं वो आ गई है टेंशन में। वहाँ जो ये दोनों वो हैं क्या बोलते हैं, एमवी और वो जो है दूसरी, हाँ एमवी और वो शिंदे वाली, वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ गए। इसमें जो 36 जो हैं वो शिंदे वाले जो वहाँ पे वो चल रही गठबंधन की सरकार उसके हैं, और जो 14 हैं वो उसके हैं, महाविकास आघाड़ी के 14 हैं, महाविकास आघाड़ी के 14 हैं और महायुति के 36 हैं। इसके बाद फिर वहाँ पे जब इलेक्शन होगा तो ये जब 50 जो नेता अपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस खड़े हो रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो उनके ना होने से या उनके अलग अपने आप मतलब इंडिविजुअल चुनाव लड़ने से, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने से वहाँ के जो आवाम है उस पर फ़र्क पड़ेगा, वहाँ के वोट्स पे वो पड़ेगा फ़र्क, वहाँ के जो पार्टियाँ हैं उन पे फ़र्क पड़ेगा और वहाँ का वोट कहीं ना कहीं जो है फैल जाएगा, इधर उधर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है कि राज ठाकरे के बेटे जो हैं वो इस बार माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। माहिम से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो पहले बीजेपी ने बोला था कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब वहाँ के जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा है कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपके साथ में चाहे वो एनसीपी हो या फिर बीजेपी, आप उनसे बात करिए, उसके बाद अगर सीट बचेगी तो हम लड़ेंगे। लेकिन फिर वो बात पता नहीं किस तरह से हुई कि नहीं हुई। उसके बाद फिर अब शिंदे ने ये कहा है कि हम अपने जो मतलब वहाँ के जो वो हैं पार्टी के वर्कर्स, उनको नाराज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि माहिम से जो वो है क्या बोलते हैं विधानसभा जो उनके बेटे लड़, बिल्कुल माहिम में जो उनके बेटे लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है एक अब वो हो गया, ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगर सिटिंग एमएलए का टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर वहां की जो पार्टियां होती हैं उस पर पड़ता है। पार्टियां सिटिंग एमएलए के टिकट क्यों काट रही है, क्या उसके सर्वेक्षण में, क्योंकि होता है अक्सर कि जब सीट बंटवारे होते हैं उससे पहले कुछ ऐसी कमेटियां बैठती हैं, जांच टीमें भेजी जाती है कि वहां पे अभी पब्लिक का रुझान क्या है वहां पे। लेकिन सिटिंग एमएलए का टिकट कटना एक अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कुछ एमएलए काफ़ी सालों तक वहां पे रहते हैं, उसके बाद उनका टिकट काट कर किसी और को दिया जाता है। अभी जो महाराष्ट्र से न्यूज़ सामने आ रही है उसमें 50 ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि पर्चा दाखिल कर दिया है। अगर हम इस 50 उम्मीदवार की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा महायुति हैं, महायुति के 36 उम्मीदवार हैं। वही अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इसमें 14 हैं। इसमें भी गौर करने वाली बात है कि महायुति में सबसे ज्यादा अगर बागी विधायक हैं तो वो बीजेपी के हैं, बीजेपी। और अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बागी जो विधायक हो रहे हैं जो पार्टी छोड़कर इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें है कांग्रेस। वही इस बीच अब क्योंकि बीच में भी देखा गया था कि कई ऐसे एमएलए हैं जिनके टिकट कटे। एक तो वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि एक एमएलए का टिकट कट गया तो भाई साहब घर छोड़कर गायब हो गए, पता ही नहीं चला वो गए कहाँ, काफी रो रहे थे। तो ऐसे इलेक्शन में हालांकि पार्टियों के ऊपर सबसे अगर ज्यादा कोई बड़ी चीज होती है तो सिटिंग एमएलए का जो है उसका टिकट काटना और उसके बाद से हर एक चीज बराबर करना, ये काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो 50 निर्दलीय नामांकन हुए हैं तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी और जो महायुति है दोनों पार्टियों को इससे नुकसान हो सकता है। वही बात ये भी सामने आ रही है कि आज कुछ पार्टियां इस पर बैठक कर रही हैं और ज्यादा कोशिश ये किया जा रहा है कि जो पार्टियां के जो निर्दलीय उम्मीदवार है
उनको कैसे भी बैठाया जाए, क्योंकि अगर वो लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके जो वोटर हैं उसी पार्टी से आते हैं जो पहले ऑलरेडी वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो अभी वहां पे मौजूदा जिनको टिकट दिया गया है इसका साफ असर उस पर पड़ेगा। वही अभी आपने विधानसभा महिम की बात की, एक बार फिर से महिम विधानसभा जो सीट है वो सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि महिम विधानसभा सीट से जो एमएनएस के चीफ हैं राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी की माफ कीजिएगा महायुति की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी गठबंधन है, और बीजेपी का जो मामला है जो चीफ है राज ठाकरे उनसे काफी मिलती जुलती है। वही अब जिस तरह से अमित ठाकरे को उतारा गया है राज ठाकरे के बेटे को, तो महिम विधानसभा सीट से उनको टिकट दिया गया है। लेकिन वही अगर हम शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उनके ऑलरेडी वहां पे विधायक थे और उन्होंने भी अपने उम्मीदवार वहां पे उतारे हैं। तो भाजपा महायुति से अलायंस है और वहां पे दो कैंडिडेट हैं। हालांकि अभी आपने भी कहा कि शिंदे ने वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बात की है और उन्होंने टिकट बंटवारे से पहले भी राज ठाकरे से बात की थी, लेकिन राज ठाकरे का यह कहना था कि अभी एनसीपी अजित पवार की गुट, आप ये लोग भाजपा, तीनों लोग अपने सीट का बंटवारा करें, उसके बाद से हमारी क्या मंशा होगी या फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं या किसको उतारेंगे वो बात की बात होगी। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने मैदान में उतार दिया है, और मैदान में उतारा नहीं, साफ तौर पे भाजपा ने भी उनको समर्थन दे दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं वहां पे जो और पार्टियां हैं जो महायुति में उनकी टेंशन बढ़ा दी है। और कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो वहां पे क्योंकि ऑलरेडी भाजपा ने उनको समर्थन दिया है तो आने वाले वक्त में काफी वहां पे दाव पेश हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक गठबंधन से अगर दो उम्मीदवार हो तो शायद इसका तीसरा फायदा तीसरे को मिल जाए। बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है और देश के हर राज्य का जो अभी देखने का नज़रिया है उनका ज़्यादा फोकस महाराष्ट्र चुनाव पे। लेकिन इस बीच हम झारखंड चुनाव को नहीं भूल सकते हैं। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की अलायंस की सरकार चल रही है, लेकिन वहीं कल एक खबर झारखंड से आई कि झारखंड के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने जो नॉमिनेशन किया है उनमें कहीं ना कहीं उम्र से रिलेटेड कोई ऐसा पेंच फंस रहा है जिसको बीजेपी और वहाँ का मुद्दा बना रही है। और बीजेपी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं वहाँ के सीएम असम के हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर पूर्व जो सीएम हैं एमपी के, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो लोग कहीं ना कहीं इन हर छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी वहाँ पे एक्टिव है, इस बार ये कहा जा रहा है कि शायद झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वो इतनी आसान है नहीं, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक घुस के लोगों को अपने ओर खींचा है। इस पे क्या कहें? देखिए, अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र माफ कीजिएगा झारखंड में कांग्रेस और जो जेएमएम है वहां पे सरकार बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे भाजपा के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का आपने बात किया, शिवराज सिंह चौहान की आपने बात की कि वो वहां पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर झारखंड में विकास की बात करें, दुष्टीकरण की बात ना करें, तो शायद कांग्रेस के लिए वहां पे गवर्नमेंट बनाना आसान होगा, क्योंकि देखा गया कि भाजपा ने कैसे जेएमएम के नेता चंपई सोरेन को तोड़कर अपने तरफ लाया और वहां पे उनको उम्मीदवार बनाया। भाजपा एक तरफ जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे अपनी पूरी पैठ बनाई हुई है, वही झारखंड वहां पे भाजपा पूरी तरह से दबदबा में अपनी बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही देखें, इसके बाद से भाजपा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य पर नजर है तो वो पश्चिम बंगाल है। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पे देखा गया कैसे जेएमएम को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई। अभी आपने उम्र का जिक्र किया, अगर झारखंड में देखा जाए तो अगर सीएम की उम्र क्या है क्या नहीं, वहां पे आम जनता को क्या मतलब है, आम जनता को। और झारखंड की बात की जाए लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो मतलब है ना, इलेक्शन कमीशन को मतलब है, तो वो जांच का विषय है, वो इलेक्शन कमीशन जांच करेगी, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हमारे और किसी नेता कहने से वो उस पर तो कोई एक्शन हो नहीं सकता। अगर सच में अच्छा आप भाजपा ये कह रही है कि नहीं उनके जो एज है उसमें फैक्टर है कुछ, वो उन्होंने गलत एज में, और उनकी जो इनकम हुई है 2 साल में काफ़ी ज़्यादा इनकम बढ़ी 2-3 साल में, उस पर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपना दांव चल रही है। तो अगर उन्होंने नॉमिनेशन कराया है और वहां पे एज का कुछ मामला सामने आ रहा है, जो भी गलत चीजें हैं, तो सबसे पहले तो उन पे एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया, और वो इलेक्शन कमीशन का विषय है, वो जांच करेगी, वो बताएगी कि आखिरकार सच में फैक्ट है क्या। भाजपा की अगर बात करें तो उनका काम होता है कि जनता को उलझाना। अभी आपने कहा एज का मामला, इस मुद्दे को बनाकर आखिरकार आम जनता जो वहां उससे क्या मतलब है, वहां की जनता जो है उससे उसको रोटी कपड़ा और मकान से मतलब है, वहां पे डेवलपमेंट हुए कि नहीं, जेएमएम सरकार ने क्या नहीं किया 5 सालों में क्या किया, आप उस पर बात करें।
जब हम सरकार अगर काम नहीं की तो भाजपा की जिम्मेदारी ये बनती है विपक्ष होने के नाते, वहां पे आप उस पर कटाक्ष करें कि आपने ये वादे किए थे, ये वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन एज का मामला, पारिवारिक मामला, उनकी जो निजी जिंदगी, उसके मामले को उठाकर आखिरकार इलेक्शन को जीतना कितना सही है। और अगर आपने अभी जो बात की एज की, तो वो तो इलेक्शन कमीशन देखेगा आखिर हकीकत क्या है क्या नहीं है। अगर इसी मुद्दे पर चला जाए तो वक्त ऐसे आ जाएंगे कि इलेक्शन होंगे, वोटिंग होंगे और इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे मामले लाकर वहां की जनता को भटकाने से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। देखिए, जिस तरह आपने बोला कि वहाँ की जनता जो है वो तय करेगी कि हमें किसे वोट देना है, हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है, जो वादे किए गए थे उन पे ये सरकार कितनी खरी उतरी है, ये चीज़ एक तरफ है। लेकिन अगर आप देखें कि बीजेपी इतनी ईजिली हेमंत सोरेन को छोड़ने वाली है नहीं। बीजेपी एक एक चीज़ पे नज़र रखती है। बीजेपी कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ें हुई हैं झारखंड में जिस पे बीजेपी ने वहाँ पे जा कर के काफ़ी ज़्यादा हल्ला किया है। वहीं इस बीच अगर हम चुनाव में किए गए वादे की बात करें तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस शासित राज्य हैं तेलंगाना और क्या बोलते हैं कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, इन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो अभी तक अपने राज्यों में पूरे नहीं कर पाई है। और उन्होंने कहा कांग्रेस को ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो वो पूरे ना कर पाएँ। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के लिए वो हुए थे, उस वक्त उन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए थे। मतलब जो भी चीज़ें थी उन्होंने सब कुछ बोल दिया था कि रुपया गिरता है तो इसका ये मतलब होता है, और क्या बोलते तेल महंगा होता है उसका वो मतलब होता है, हम 5 करोड़ रुपए देंगे सबको, और मतलब पता नहीं क्या क्या वादे किए थे। अब अगर यही चीज़ कोई उनसे पूछे तो इस वक्त जो भी मतलब क्या बोलते हैं जो सो कॉल्ड भक्त लोग होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं मतलब आप पे कुछ ऐसे तंज करना शुरू कर देंगे जिससे आप चुप हो जाएंगे, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि कहावत ये भी कि अगर एक पागल है उसके सामने आप ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो वो हैं जिसमें वो सरकार बना रही है, जिसमें वो सरकार चला रही है शासित राज्य में, उस पे ये कह रहे हैं कि आपको इस तरह के वादे करने चाहिए, इतने वादे करने चाहिए जिनको आप पूरा कर सकें। इस पे कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और फिर कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम ने भी बात की है। देखिए, अभी जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कांग्रेस शासित जो राज्य है उस पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सिर्फ अपने झूठे वादे करते हैं और कांग्रेस को ये नहीं पता कि जो वादे होते हैं उसको पूरा करना चाहिए। इसी पर कटाक्ष जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू उन्होंने किया, और उन्होंने सिर्फ कटाक्ष नहीं किया, बाकायदा उन्होंने जो अपने सरकार में वादे किए थे उसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे काम कर रही है। सुक्खू ने 5 गारंटियों को पूरा करने का वादा जो किया था उसको पूरा किया है, उन्होंने ट्विटर हैंडल पे कहा। इसी के साथ सुक्खू जो है उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि दूध के लिए एमएसपी कांग्रेस शासित राज्य का पहला ऐसा राज्य है जहां पे दूध के लिए एमएसपी लागू किया गया था। इसी के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो गाय का दूध है उसको 45 रुपए लीटर हमने दिया है, भैंस के जो दूध है उसको 55 रुपए लीटर दिया है। इसके साथ उन्होंने ये भी बात का जिक्र किया कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए सम्मान राशि दिया जा रहा है। जो हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार है उसने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी का कटाक्ष किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प है और 2032 तक समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प है। ये तो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन इसी के साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने भी मोदी पर पलटवार किया और उन्होंने उनकी वादे को याद दिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि आपने भी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आखिर आपके वादे कहां गए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 वर्षों में सबसे बड़ी आरोप उन्होंने ये लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पे कि आपने 10 वर्षों में 150 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज लिए हैं, जो कि अगर पर व्यक्ति पे देखें तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए होंगे। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो कांग्रेस पर कटाक्ष किए, लेकिन वही दूसरी तरफ उन्हीं के वादों को याद दिलाते हुए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा कि आपने भी 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार भी पूरे नहीं हुए। इसी के साथ आपकी जब सरकार बनने वाली थी उस टाइम आपने 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने की बात की थी, वो भी पूरे नहीं हुए। अभी देखा जा रहा है कि देश में बेरोजगारी दर कैसे बढ़ती जा रही है।
केंद्र सरकार में उनको आए हुए 3 टर्म हो गए, तीसरा टर्म चल रहे हैं, 14 आए, 19 है, 24 चल रहे हैं। तो आखिरकार मोदी सरकार जो अपने राज्य में वादे कर रहे हैं, तो उस वादे को पूरा करने के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? अभी अगर हम मोदी सरकार की बात करें, अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन होने वाले हैं उस पर दबदबा कायम करने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए ऐसे ट्वीट करके कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमने कल भी बात किया था कि जो एक प्री पोल सर्वे सामने आया उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस सहित एमबीए को 157 सीटें आ रही हैं। फिर झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि वहां पे कांग्रेस के साथ जो जेएमएम है उसकी सरकार बना सकती है। तो शायद हो सकता है कि ऐसे प्री पोल जो सर्वे सामने आ रहे हैं तो उससे भाजपा या केंद्र सरकार डरी हुई है और इसलिए ऐसे ट्वीट करके वहां की जो जनता है उसको अलग वे में ले जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जिस तरह से इलेक्शंस जब नज़दीक आते हैं तो मोदी जी हमेशा एक्टिव हो जाते हैं और वो इस तरह के बयानात देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को या अपने जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कल भी हमने बात की थी कि यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका जो पोस्टर वायरल हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये जो मतलब क्या बोलते हैं, योगी ने जो बोला था बटेंगे तो कटेंगे, इसका समर्थन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। बिल्कुल, कि हम एक रहेंगे, श्रेष्ठ रहेंगे। ठीक है, अब आप एक ऐसी कहीं ना कहीं आप एक ऐसी बात का समर्थन कर रहे हैं जो समाज को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। समाज में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उन पे आप बात नहीं करते हैं। आपने कांग्रेस के उस पर बात की, कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो आपने अभी तक कितने वादे पूरे किए हैं? आप इलेक्शन के टाइम पे लोगों को क्या बोलते हैं, वो बांटते हैं, नौकरी बांटते हैं और बाकायदा हालांकि मोदी जी जो भी प्रोग्राम करते हैं उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सा वो होता है, स्टेज बनता है, हर चीज जाती है। उन्होंने तो इलेक्शन में यहाँ तक कह दिया था कि आपके घर से बकरियां चोरी होंगी, हाँ। मंगलसूत्र छीने जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास इतना वक्त है कि वो जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो कांग्रेस के वादे पूरे नहीं हुए हैं उसके बारे में ट्वीट करके बताने की, बेशक आप सत्ता में हैं, वो विपक्ष है केंद्र सरकार में कांग्रेस, तो आप उस पर सवाल खड़े करें। लेकिन क्या ये सवाल आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सवाल खड़े करें कि आखिरकार जो कांग्रेस है उसने अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए। इसी के अगर हम बात करें तो देश में ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले सामने हैं जिसपे देश में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, मामले भड़के, मणिपुर देखा गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इन सब मामलों में एक भी ट्वीट अभी तक नहीं आया। वही प्रधानमंत्री हैं जो विनेश फोगाट का मामला सामने आता है, जब वो जीत जाती है तो उन पे कोई बधाई नहीं दी जाती है, लेकिन बाहर होती है, जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। तो प्रधानमंत्री मोदी के अगर ट्वीट की बात करें तो उनका ट्वीट का टाइमिंग जो है बहुत ही शानदार होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर कांग्रेस, क्योंकि देखा जाता है कांग्रेस है वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर केंद्र सरकार काम नहीं कर रही तो उस पर सवाल खड़े करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी होना चाहिए कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से सवाल करें कि आखिरकार जो कांग्रेस है उसने अपने वादे को पूरा क्यों नहीं किया। बिल्कुल, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जब आती है तो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं और भी कई लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं। और जिस तरह से ये लोग पिछली कांग्रेस सरकार जो थी मनमोहन सिंह वाली 10 साल चली है उसके बारे में बोलते हैं कि कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी मनमोहन सिंह किसी भी विदेश यात्रा में जाते थे तो उनके साथ पत्रकारों का एक झुंड जाता था और जब वो वापस आते थे तो उनके सामने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे माइक्स लगे होते थे और कोई भी पत्रकार उनसे कोई भी सवाल पूछता था तो वो उसका मुस्कुरा के जवाब देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते तो उनकी एक फ़ोटो वायरल होती, वो जा रहे होते हैं तो हाथ हिलाते हैं, चले जाते हैं, वापस आते हैं, उनको रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा और कुछ लीडर्स खड़े होते हैं, उनको फूल दे के रिसीव करते हैं, उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन कोई भी मीडिया वाला वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, कोई भी सवाल करने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। अब अगर नरेंद्र मोदी जी इलेक्शंस में एक क्या बोलते हैं वो करते हैं इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में भी ऐसे सवालात उनसे पूछे ही नहीं जाते हैं जो देश के लिए ज़रूरी हों, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। इस तरह की अगर लोग वो कर रहे हैं इस वक्त क्या बोलते हैं पत्रकारिता, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला और दिल को झंझोर देने वाला वीडियो आजकल वायरल हो रहा है।
उस वीडियो में एक महिला है जो एक हॉस्पिटल के बेड को साफ कर रही है। वो महिला प्रेग्नेंट बताई जा रही है। उसके हस्बैंड का गोली लगने से मौत हुई थी। जिस बेड पे वो मतलब क्या बोलते हैं उसको लाया गया था, लेटा था, उसी बेड पे उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद जब उसकी वहाँ से डेड बॉडी हटा दी गई तो वो महिला वहाँ पे उस बेड को साफ कर रही है, जो खुद प्रेग्नेंट है और उसके पति की अभी भी डेथ हुई है। ये वीडियो जब वायरल हुआ मध्य प्रदेश में, काफ़ी लोगों ने इस पे बात की, तो फिर उस हॉस्पिटल की तरफ से एक बयान सामने आया है। उस बयान में ये कहा गया है कि वो महिला अपने आप से ही बेड साफ कर रही थी, हम में से किसी ने नहीं कहा कि आप बेड साफ करो। लेकिन एक इंसानियत के नाते एक जो क्या बोलते हैं लेडी है जो प्रेग्नेंट है, उसका पति मर गया है अभी। आप सब लोग वहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो में काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। उस वीडियो में वो जो हैं मतलब जब साफ करें तो किसी की आवाज़ नहीं निकली कि आप रहने दीजिए, आप बैठ जाइए। एक इंसानियत के नाते एक इंसान बोल सकता है। इसी तरह देखें तो इस वक्त देश में इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही। जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी एक वीडियो वायरल हुआ, एक औरत खाना लेने गई थी, उससे JSR के नारे लगवाए गए। उसका भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जब वीडियो वायरल हुआ है तो दो तरफ के लोग नज़र आए हैं। एक कह रहे हैं कि वो जो आदमी था उसने सही किया, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो जो औरत थी उसने सही किया, जो वो वहाँ से बाहर आ गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने मध्य प्रदेश की बात की। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे हाल ही में कांग्रेस की सत्ता छूटी है और भाजपा की सरकार आई है। मध्य प्रदेश का जो मामला सामने, मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार थी पहले कुछ दिन, हाँ, कांग्रेस के बाद भाजपा की सरकार आई। अभी अगर मध्य प्रदेश, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पे जो गढ़सराई एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से वीडियो सामने आए हैं। वहाँ पे जो अभी आपने कहा मौत हुई है, हालांकि जमीन का विवाद था और उसमें एक बुजुर्ग समेत उसके 2 बेटों को मारा गया। जब एक बेटे को अस्पताल लाया गया वहाँ पर उसकी मौत हो गई। फिर अगर अभी जो मामले वीडियो सामने आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो खून पोंछ रही है, हालांकि अस्पताल की तरफ से प्रतिक्रिया सामने है, उसने ये कहा है कि किसी ने उसको खून साफ करने के लिए नहीं कहा, और औरत वो खून इसलिए साफ कर रही थी कि वो आगे चल के कोई सबूत हो तो वो दिखा सके। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पे सवाल ये खड़े होते हैं, जो लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, कि कैसे वहां पे अपराध बढ़ रहे हैं और जमीन के मामले में कैसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और ये जो तस्वीरें सामने, ये काफी सच में झकझोर देने वाली है कि कैसे 5 महीने गर्भवती महिला वो खड़े होकर उस पति के बेड को साफ कर रही, जहां वहां पे उसकी लाश पड़ी हुई थी। क्या अस्पताल का जो प्रशासन है, जो अस्पताल में कर्मचारी है, वो ये काम करके उसको नहीं दे सकते हैं? और ये जब से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई उसके बाद से लगातार जो भाजपा है उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एक तबका का ये कहने काफी झकझोर देने वाली वीडियो है, काफी इस पे सोचने वाली वीडियो है, लेकिन वही दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आखिरकार ये मामले ऐसे सामने क्यों आ रहे हैं, इस पर भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के CM हैं, वो हमेशा न्याय की बात करते हैं, चाहे वो बुलडोज़र से हो या फिर एनकाउंटर से हो। हमेशा वो लोग जो हैं बीजेपी के जो भी राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी सत्ता में है, वहाँ पे वो लोग न्याय की बात करते हैं, सिर्फ न्याय होगा। लेकिन एक महिला जो 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला है, उसके पति की अभी डेथ हुई है, उसी बेड पे गोली लगने मतलब उसको गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल लाया गया, उसी बेड पे उसकी डेथ हुई है। और उसके बाद वो महिला टिश्यू पेपर से या क्या बोलते हैं किसी उससे वो जो है साफ कर रही है बेड। ये कहीं ना कहीं इंसानियत को झकझोर देने वाली चीज़ें हैं। इसे देख करके आप शायद ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि देश में इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, और इस इंसानियत को ख़त्म करने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो देश की पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत TV के साथ। अल्लाह हाफिज़।